गरीब बहू। सुनीता गरीब घर की बेटी है। उसकी शादी एक बहुत बड़े घर में हुई, लेकिन इस वादे के साथ कि उसकी ससुराल वालों को दहेज में सुनीता के माँ बाप का मकान मिलेगा। लेकिन सुनीता के पिता कर्ज में इतना ज़्यादा डूब गए कि उन्हें वो घर बेचकर कर्जा उतारना पड़ा। जब ये बात सुनीता की सास विमला को पता चली तो उनके अंदर गुस्से का बवंडर फूट गया और उन्होंने अपना सारा गुस्सा सुनीता के ऊपर उतार दिया। सुनीता, तेरे बाप को शर्म नहीं आई? उसने वादा किया था कि जिस घर में रहता है वो घर मेरे बेटे कौशल के नाम कर देगा, और अब चुपचाप उस घर को बेचकर भाग गया। माँ जी, मेरे पिताजी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, इसलिए मजबूरी में उन्हें वो घर बेचना पड़ा। अब अपने बाप के कारनामों की सफाई मत दे। लेकिन उस घर का पैसा तेरे बाप ने नहीं दिया तो वो पैसा मैं तुझसे वसूल करके रहूंगी। आज के बाद घर का सारा काम तू करेगी और इस घर में नौकरानी बनकर रहेगी, समझी? अब सुनीता घर का सारा काम करती है, लेकिन फिर भी उसकी सास और ननद शिल्पा उसे पेट भर खाने को भी नहीं देती। शिल्पा का पति विनोद भी उसी घर में रहता है। वो सभी मिलकर सुनीता के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। एक बार सुनीता का पति 2 दिन तक घर नहीं आया। सुनीता, भैया कहाँ है? वो पिछले 2 दिन से घर नहीं आए। दीदी, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। मैं खुद रात भर जाकर उनका इंतज़ार करती रही। पति रात भर घर पर नहीं आया और पत्नी को कोई परवाह नहीं, हमें नहीं बता सकती थी? दीदी, मैंने रात भर उनको कॉल किए और जीजा जी को भी उठाने आई थी, लेकिन आप दोनों नहीं उठे तो मैं अपने रूम में चली गई। अरे वो दोनों नहीं उठे तो मुझे उठा देती। न जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा। देख लड़की, कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ जी, ऐसा मत कहिए, शुभ शुभ बोलिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। करम जली, तेरे होते हुए इस घर में कुछ शुभ हो ही नहीं सकता। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे करवाई। सब लोग सुनीता को ताने मार ही रहे थे कि तभी सुनीता का पति कौशल शराब पीकर वहां जाता है। अरे बेटा कौशल, क्या हुआ तुम्हें? तुमने शराब पी है? क्यों बेटा? कौशल जी, आप ठीक तो है ना? आज से पहले तो आपने कभी शराब नहीं पी, आज क्यों पी आपने? माँ, हम बर्बाद हो गए। हमारे ऑफिस के किसी वर्कर ने सारे पैसे बैंक अकाउंट से निकाल लिए। मैंने पुलिस को भी बुलाया लेकिन कुछ पता नहीं चला। पुलिस का कहना है कि यह काम हमारे किसी करीबी ने किया है। विमला अपने बेटे को सहारा देने की जगह सारा इल्जाम अपनी बहू पर रख देती है। सब कुछ इस मनहूस की वजह से हुआ है। जब से इस घर में आई है तब से कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। कौशल बेटा, अगर इसका बाप अपना घर तुम्हारे नाम कर देता तो आज ये जो मुसीबत आई है हमारे सर पर, कम से कम वो तो ना आती। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। देर रात घर वालों को किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी किचन में जाकर देखते हैं तो वहां पर सुनीता और विनोद होते हैं। विनोद, तुम इस नागिन के साथ किचन में क्या कर रहे हो? शिल्पा, मुझे गलत मत समझो, मैं तो पानी लेने आया था। पता नहीं सुनीता यहाँ कैसे आ गई। वो मुझसे लिपटने लगी, मैंने मना किया तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। नहीं नहीं दीदी, जीजा जी झूठ बोल रहे हैं। जीजा जी मेरे साथ। चुप कर बदतमीज औरत, हम दोनों इस घर में रहते हैं, ये बात तुझे पहले से खटकती थी। अरे हमसे शराफत से बोल देती कि यहाँ से चले जाओ तो हम चले जाते। ये सब नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? दीदी, कौशल जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। जीजा जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तू मेरी बेटी और दामाद को घर से निकालना चाहती है, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रहेगी। चल निकल इस घर से। कौशल जी, आप तो मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। सुनीता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी घटिया हरकत भी कर सकती हो। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, चली जाओ इस घर से। सुनीता के ससुराल वाले उसे घर से निकाल देते हैं। अब वो दर बदर की ठोकरें खाने लगती है। एक दिन वो सड़क के किनारे बैठकर रो रही थी, तभी उसने देखा कि एक ट्रक वाला फुल स्पीड से ट्रक लेकर आ रहा है और सड़क पर एक बच्चा खेल रहा है।
सुनीता अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे की जान बचा लेती है। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कहाँ रहते हो तुम? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलती हूँ। मैं उस सामने वाली कोठी में रहता हूँ आंटी। सुनीता उस कोठी में जाती है तो वो कोठी शहर के सबसे बड़े वकील मिस्टर हर्षवर्धन की होती है। मिस्टर हर्षवर्धन सुनीता को बहुत धन्यवाद देते हैं और उसकी आप बीती सुनने के बाद उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। सुनीता एक पढ़ी लिखी लड़की है, इसलिए वो उनका ड्राफ्टिंग का सारा काम संभालने लगी। एक दिन सुनीता ने मिस्टर हर्षवर्धन से कहा, सर, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों, कोई काम है? सर, मुझे पता चला है कि मेरे गरीब माता पिता गांव में मेरी मौसी के पास रह रहे हैं। मैं उन्हें यहाँ शहर अपने पास लाना चाहती हूँ। ठीक है, चली जाओ। एक काम करो, मेरी कार ले जाओ और हाँ, जल्दी से आने की कोशिश करना। थैंक यू सर, आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। सुनीता, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाकर जो उपकार मुझ पर किया है, उसका एहसान मैं इस जन्म में तो चुका ही नहीं पाऊंगा। सुनीता अपने माता पिता को घर ले आई और उनके साथ रहने लगी। अब सुनीता बहुत मेहनत से काम करने लगी। वो मिस्टर हर्षवर्धन के साथ मिलकर केस भी डिस्कस करती। काम के साथ साथ उसने वकालत की पढ़ाई भी पूरी कर ली। एक दिन मिस्टर हर्षवर्धन सुनीता से कहते हैं, सुनीता, पीए ने मुझे बताया कि कई दिनों से एक माँ बेटे हमारे ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें किसी केस के सिलसिले में बात करनी है, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब है। मुझे नहीं लगता कि वो हमारी फ़ीस दे पाएंगे। हाँ सर, ये बात तो पीए ने मुझे भी बताई। तो अब क्या करना चाहिए? देखो सुनीता, मैं ऐसे केस लेता तो नहीं, लेकिन ये दोनों माँ बेटे बहुत परेशान हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार उनसे बात कर लो। मिस्टर हर्षवर्धन के कहने पर सुनीता उन दोनों माँ बेटे से मिलती है और उन्हें देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि उसकी सास और पति हैं। सुनीता, तुम इतनी बड़ी वकील बन गई हो कि तुमसे मिलने के लिए मैं 1 महीने से भटक रहा हूँ। तुम और तुम्हारी माँ की ये हालत कैसे हो गई? क्या बताऊं बहू, बस अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं। हमने जो तुम्हारे साथ किया वही हमारे साथ हुआ। माँ जी, पहली बात, मैं आपकी बहू नहीं हूँ, एडवोकेट सुनीता हूँ। बस आप ये बताइए कि हुआ क्या है? सुनीता, ये सब कुछ दीदी और जीजा की वजह से हुआ है। उन्होंने ही मेरे ऑफिस के अकाउंट से सारे पैसे निकाले थे और उन्होंने ही तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर घर से निकलवाया था। तुम्हारे घर से जाने के बाद उन दोनों ने घर बेचने के लिए कहा। और आप लोगों ने बेच दिया बिना ये सोचे कि घर नहीं होगा तो रहोगे कहाँ? जीजा जी ने घर बेचने से पहले हमें एक छोटा सा घर दिला दिया था। उन्होंने कहा कि घर बेचकर जो रुपए मिलेंगे वो बिजनेस में लगा देना, लेकिन वो घर के सारे रुपए लेकर भाग गए। बाद में पता चला कि जो घर जीजा जी ने दिलवाया था वो भी किराए का था। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ कि इस केस में क्या मदद कर सकती हूँ। और हाँ, अगर सच में मेरी मदद चाहिए तो पहले अपनी बहन और जीजा जी के खिलाफ FIR करो। इस केस से रिलेटेड सारे पेपर्स मेरे पास लेकर आओ। कौशल सुनीता की बात मानकर ऐसा ही करता है। थोड़े दिन बाद सुनीता केस जीत जाती है और कौशल का सब कुछ उसे वापस मिल जाता है। सुनीता, मैं इस काबिल तो नहीं कि तुम मुझे माफ़ कर सको, लेकिन हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और घर वापस चलो। हाँ बहू, हम दोनों शिल्पा और विनोद की बातों में आ गए थे। सुनीता अपने पति और सास की बात सुनती है तो उसे पुराने दिनों की याद आ जाती है कि किस तरह उस पर अत्याचार हुए थे। लेकिन आज उसके पति और सास की आंखों में पछतावे के आंसू हैं। इतने बड़े बड़े केस चुटकियों में सॉल्व करने वाली एडवोकेट सुनीता को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। क्या सुनीता को वापस अपने पति के साथ जाना चाहिए या पूरा फोकस अपने करियर पर देना चाहिए? आप ही बताइए।